बात इजराइल लेबनान के बीच छिड़े घमासान की। हमास के साथ चल रहे इजराइल के युद्ध का रुख अब हिजबुल्लाह की तरफ मुड़ चुका है। इसमें इस वक्त तीन चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहली, लेबनान युद्ध विराम का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, ऐसा लेबनान का मानना है। लेबनान यानी लेबनान देश का। दूसरी बात जो दिखाई देती है वो ये कि हिजबुल्लाह के रुख से लेबनान सहमत नहीं दिखता और हिजबुल्लाह भी लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता, या कह सकते हैं कि उसके पीछे हटने का रास्ता भी नहीं दिखता है। हिजबुल्लाह एक संगठन है जो कि लेबनान से अपना कामकाज संभाले हुए है, चलाता है अपने आप को। और तीसरी बात जो इस वक्त दिखाई देती है वो है अमेरिका की सीज फायर के प्रस्ताव को इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मानने को कतई तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक बदस्तूर जारी है, बल्कि गुरुवार को इसमें हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत भी हो गई, जैसा इजरायली अधिकारियों का दावा है। उधर लेबनान के स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में भी कहा गया कि इजराइल ने लेबनान के यूनीन इलाके में गुरुवार को हमला किया, जिसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हुई जो लोग लेबनान में काम के लिए गए थे। यह हमला उस वक्त हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में चल रही है। उसमें भी बुधवार को युद्ध रोकने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। उसमें अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने 21 दिन के युद्ध विराम की मांग की थी। तब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन भी किया। बैठक में फ्रांस ने तो यहां तक कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, नहीं तो इससे मिडिल ईस्ट में खूनी हिंसा और बढ़ सकती है। इस युद्ध विराम का समर्थन लेबनान की सरकार भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेबनान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर की बात को दोहराया। यहां तक कि लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बऊ हबीब तो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि लेबनानी जनता को इजराइल के मारक हमले से बचाइए। लेबनान वर्तमान में एक संकट का सामना कर रहा है जो इसके अस्तित्व और इसके लोगों के भविष्य और इसकी भलाई और समृद्धि को खतरे में डालता है। और इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर चीजें वैसे ही चलती रहीं और दुनिया देखती रही तो लेबनान की गंभीर स्थिति पूरे मध्य पूर्व के सबसे खराब स्थिति का संकेत देती है। राष्ट्रपति महोदय, सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस द्वारा कल जारी किए गए और मित्र देशों द्वारा समर्थित बयान का स्वागत करते हैं, ताकि दीर्घकालिक शांति स्थापित करने, सीमाओं पर स्थिरता प्रदान करने और विस्थापितों को उनके घरों में लौटने का अवसर प्रदान किया जा सके। हम मांग करते हैं कि इसे लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे दी है। इसमें कहा गया कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत है। सीज फायर पर नेतन्याहू के इनकार के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की थी, तब इजराइल तैयार हो गया था और तभी इस बात का ऐलान किया गया। यही बात फ्रांस भी दोहरा रहा था, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। नतीजा यह है कि चारों तरफ युद्ध के सायरन बजने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह कि नेतन्याहू ने अगर अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से युद्ध विराम का वादा किया था तो फिर उसको तोड़ क्यों दिया। पहला कारण यह बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की सरकार जिन दलों के समर्थन पर चल रही है उनमें से कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने युद्ध विराम का विरोध किया है। दूसरा कारण जो बताया गया, इजराइल का वो घाव है जो पिछले साल 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल को दिया था। तब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को रॉकेट से लगातार हमले बोले, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं 250 लोगों को हमास ने उस वक्त बंधक बना लिया था। दूसरे कारण का ही विस्तार है कि पिछले साल 7 अक्टूबर जैसे हमले की वारदात दोबारा ना हो, उस आशंका को इजराइल जड़ से समाप्त कर देना चाहता है। इसीलिए वो हमास पर और हिजबुल्लाह पर अब लगातार हमले कर रहा है। चौथा कारण अपने देश पर होने वाले हिजबुल्लाह के हमलों और छोटी दूरी के रॉकेट को रोकना
भी एक मकसद है। और पांचवा कारण है कि हिजबुल्लाह के साथ ही हमास और ईरान तक को इजराइल ये संदेश देना चाहता है कि वो बाहुबल में इन सब पर भारी पड़ेगा। युद्ध के तमाम कारणों के बीच अकारण कोई मारा जा रहा है तो वो है लेबनान के आम लोग। हिजबुल्लाह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए युद्ध कर रहा है और इजराइल अपनी रक्षा के साथ अपनी ताकत दिखाने के लिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर जब हमला बोला, वो इस दशक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। उस हमले में अब तक लेबनान में जारी इन हमलों में 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और हज़ारों लोग घायल हैं। दक्षिणी लेबनान के अस्पतालों में इलाज के लिए घायलों की इतनी संख्या आ रही है कि लगता है कि वहाँ भी कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में बच्चे थे, ऐसे बच्चे जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे वो बहुत पीड़ा में थे। हमने यहाँ जो देखा हम कभी नहीं भूलेंगे। 2006 के युद्ध में हम ये सब जानने के लिए बहुत छोटे थे। अब हम जागरूक हैं। हमने जो योगदान दिया उससे मैं खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और स्थिति बेहतर हो जाएगी। या अगर मेरे बच्चे जेबील में हों और मैं यहाँ हूँ, मैं बच्चों की सेहत के लिए अब भी अंतिम क्षण तक 2 बार भी नहीं सोचूंगी। इस सब के बीच लेबनान में जो बेरूत में भारतीय दूतावास है उसने ये साफ किया है कि अगर कोई भी भारतीय वहां पर है तो वो जल्द से जल्द देश छोड़ दे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेबनान की स्थिति कितनी ख़राब है और कितनी ख़राब होने का और डर बना हुआ है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा क्विक डिस्कशन करते हैं। कमर आगा साहब जो कि पश्चिम एशिया मामलों के जानकार है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जहांगीर साहब है, खिमरा जहांगीर जी, जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इसराइल में काम कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जहांगीर साहब, लेबनान में स्थिति हम जब परसों नरसों बात कर रहे थे उससे और ज़्यादा विकट हो गई है। अब वहाँ पे मासूमों को की संख्या जो है हताहत होने की वो संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों इजराइल नहीं सुन रहा है दुनिया की? नमस्कार। देखिए, इजराइल के न सुनने की वजह एक तो वाजिब है कि हिजबुल्लाह ने 11 महीने जो हमले करके रखे उसमें उन्होंने किसी भी अमेरिकन या फ्रेंच इंटरवेंशन को कायदे से अब तक नहीं लिया। आपने लेबनान के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट दिखाई उसमें वो अपील जब करते हैं कि ये लेबनान के ऊपर हो रहा हमला है और इसमें इजराइल को रोका जाना चाहिए, मेरे ख्याल से इजराइल लेबनान की अंदरूनी एक बड़ी लड़ाई थी हिजबुल्लाह के साथ। जो उनके विदेश मंत्री हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह इस हमले को आगे बढ़ाए। 11 महीने जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमले इजराइल पे करे, तो मेरे ख्याल से ये एक नेशनल सिक्योरिटी, अपनी टेरिटरी की सॉवरेंटी को दोबारा कायम करने के लिए इजराइल के लिए बहुत ही लाजमी मिलिट्री कार्रवाई है। पर मिलिट्री कार्रवाई ही एक अकेला जरिया नहीं था। अगर इजराइल हमास के साथ किसी तरह का सीज फायर कर पाता या करने की प्रायोरिटी रखता, तब जी। भी ये लेबनान के साथ सीज फायर हो सकता था। तो मेरे ख्याल से एक तो नेतन्याहू की जो पर्सनल फिलॉसफी है कि वो बम और बारूद की राजनीति के ज्यादा हामी हैं, और दूसरा वो कूटनीतिक दबाव में अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि अमेरिका में उनकी अपनी एक पकड़ है अमेरिका की राजनीति में, जहां वो जो बाइडेन को 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6-7 बार इनकार कर चुके हैं गाजा में युद्ध विराम को लेके या 2 स्टेट सोल्यूशन को मान के सऊदी अरेबिया के साथ पीस ट्रीटी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू इन दिनों अपनी राजनीति को मतलब अंदरूनी तौर पे भी और बाहरी तौर पे भी एक तरह से जो बात जहांगीर साहब आप कह रहे हैं है। इसी पॉइंट से क्यों लेते हो? आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मजबूरी है बेनियामिन नेतन्याहू की? मजबूरी है या स्ट्रेटेजी है? प्रॉमिस, जैसे अमेरिका ने कहा, फ्रांस ने कहा कि हमसे प्रॉमिस किया था कि सीज फायर के लिए मान जाएंगे, तभी उन्होंने अनाउंस किया, पर उन्होंने मना कर दिया कि सीज फायर की कोई बात ही नहीं है। तो क्या रणनीति है ये? देखिए, उनकी ये रणनीति यही है, कोई मजबूरी नहीं है। वो चाहते हैं कि अपने शासनकाल में वो जितने भी इस तरह के आतंकवादी ग्रुप, जिनको इजराइल और अमेरिका कहता है और ईरान कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। 2006 में भी ये कोशिश हो चुकी, उससे पहले 82 में भी, 1982 में भी, और उससे पहले भी कई बार ऐसा अटेम्प्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि कभी कामयाबी नहीं मिली और इस दफ़े भी मुझको नहीं लगती। मगर ये है कि
इतनी जानें बेगुनाह लोगों की जा रही हैं जिसको देख के डर लगता है। एक चीज और भी है, अमेरिकन और फ्रांस का जो प्रपोजल था, मैं समझता हूँ वो अच्छा प्रपोजल था। 21 दिन का अगर युद्ध विराम हो जाए तो बहुत कुछ मसले हल हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं ने मना कर दिया। दूसरी तरफ ये भी है, अगर अमेरिका का प्रेशर होता तो मैं समझता हूँ कि वो मना नहीं कर सकते थे। एक तरफ तो उन्हीं ने युद्ध विराम की बात की, तो दूसरी तरफ $7.85 बिलियन की इकोनॉमिक एड भी उनको इसराइल को उन्हीं ने रिलीज की। इकोनॉमिक एड नहीं बल्कि मिलिट्री एड दी है। ये है कि उनको मिलिट्री सप्लाईज लगातार उनके साथ बनी है, इकोनॉमिक एड भी उनको मिल रही है पश्चिमी देशों से, खासतौर से अमेरिका से। तो वो इस तरह काम नहीं बनेगा। मुझे तो लगता है कि ये युद्ध ईरान तक जाएगा। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसराइल और अमेरिका के पास अथाह ताकत है। वो डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, लेबनान को भी पूरा, ईरान को भी कर सकते हैं, मगर वो अपने उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो जो सोच रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव को वो सैन्य शक्ति से वो पूरा कर लेंगे, वो संभव नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन बदल चुकी है। सऊदी अरेबिया जो उनके साथ पीस टॉक्स कर रहा था, जो उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला था, रिश्ते बनाने वाला था, वो भी अब बैकफुट पे आ गया। उसकी वजह ये है कि अरब पब्लिक ओपिनियन इस समय बहुत खिलाफ है। जो प्रो अमेरिकन देश हैं उनको भी मुश्किल हो रहा है अमेरिकन जो इंटरेस्ट है वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। किसको किसको ये दबाएंगे, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, और अगर रीजन में फैलेगा तो बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। ताकत बहुत है, लेकिन हर मसला ताकत से हल नहीं होता। जहांगीर साहब, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। आप अपनी ताकत से दुनिया को खत्म कर सकते हैं, आप जिसको चाहे उसको निस्तनाबूद कर दें। आपके पास पैसा है, ताकत है, बम है, हथियार है, लेकिन सवाल ये कि उस विचार को कैसे मारेंगे जो फिलिस्तीन बनाता है, जो हमास बनाता है, जो हिजबुल्ला बनाता है। देखिए, विचार की लड़ाई तो नहीं जीती जा सकती, और इसके लिए इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो दूसरे लोग हैं वो बार बार इस बात इसराइल के लोगों को भी समझ में आती है कि फिलिस्तीन के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो खत्म नहीं होगा तब तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे विचार को ताकत ही मिलेगी। तो जो नेतन्याहू जिस सोच के आदमी, वो मैकियावेली वाली सोच है। उनको लगता ये है कि द वर्ल्ड एंड द ऑल द जियो पॉलिटिक्स इज नेवर टू बी ट्रस्टेड। उसको सिर्फ ऑफेंस और एग्रेसिव और रिटेलिएशन से ही डोमिनेट किया जा सकता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर की बात है जिसकी वजह से इजराइल की विदेश नीति एक ही जी तरफ, ताकत की तरफ झुकी हुई है पिछले 15-16 साल से। जी। अब जब तक इजराइल के अंदर अंदरूनी राजनीतिक बदलाव नहीं होता और नेतन्याहू जैसे नेता से कमान नहीं छीनी जाती, तब तक इजराइल की राजनीति और विदेश नीति में कोई बदलाव हमारे लिए देख पाना नामुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा, शुक्रिया करूँगा कि जहांगीर साहब आपका भी और आगा साहब आपका भी, थैंक यू सो मच। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थितियाँ पश्चिमी एशिया में तनावग्रस्त ही दिख रही हैं और आगे तनावग्रस्त बनी रहेंगी, इस बात की आशंका भी हमारी आंखों के सामने है।